हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ये कहानी दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगी और अगर कहानी आपको पसंद आए तो कृपया आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अरे लक्ष्मी, ये छोटू कहाँ गया है? सुबह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मोहन बाबू ने कहा। मोहन बाबू एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। स्कूल उनके घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। मोहन बाबू आज सुबह से ही काफ़ी व्यस्त दिखाई पड़ रहे थे और व्यस्त रहते भी क्यों ना, उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता जो आ रहा था आज। लड़का अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है और पैसे भी खूब कमाता है। अगर किसी तरह पायल इनके घर की बहू बन गई तो समझो मानो मोहन बाबू के सर से एक बोझ उतर जाएगा। पायल उनके घर हमेशा खुश भी रहेगी और ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। इसलिए आज सिर्फ मोहन बाबू ही नहीं बल्कि पूरा परिवार खुश था और मेहमानों के मेहमानवाजी करने को जुट गया था। मिठाई और नाश्ता लाने में कोई इतना देर करता है क्या? सब लापरवाह है घर में, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। मोहन बाबू थोड़ा गुस्सा करते हुए बोले। मेहमान भी अब पहुंचने वाले ही होंगे और नाश्ते के इंतजाम का कुछ पता नहीं। क्या करूं मैं इस लड़के का, कुछ समझ में नहीं आता। अरे पापा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ ना छोटू को। पायल अपने पापा को शांत कराते हुए छोटू को फ़ोन करने लगी। फ़ोन लाउड स्पीकर पर था। रिंग छोटू के मोबाइल पर जा रही थी। अरे लक्ष्मी, खाने का क्या हुआ? तैयार कर रही हो ना? अजी हाँ, मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ। आज ना आप ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। ये लीजिए, पानी पीजिए। लक्ष्मी एक गिलास ठंडा पानी अपने पति को देते हुए उसे हॉल में लगे सोफे पर बिठा उसके पानी पीने का इंतज़ाम करने लगी। अरे छोटू कहाँ रह गया? पापा यहाँ गुस्सा हो रहे हैं, 2-3 सामान लाने में कोई इतना देर करता है क्या? पायल की बात काटते हुए मोहन बाबू बोल पड़े। अरे पूछना कहाँ पर है अभी और क्या कर रहा है इतनी देर से? सब काम वाले दिन ही खरमंडल करेंगे? मोहन बाबू ने बोलना जारी रखा। अच्छा तू अभी है कहाँ पर? बस मार्केट से निकल रहा हूँ, छोटू ने जवाब दिया। पापा छोटू रास्ते में है। अच्छा ठीक है, अब तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। मोहन बाबू पायल से का खुद अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गए। सारे कामों से फुर्सत जो मिल गई थी उन्हें। लक्ष्मी एक कप चाय देना। लगे हाथ मोहन बाबू ने अपनी पत्नी से चाय की अर्जी भी लगा दी। चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ने की लत सी लग गई थी उन्हें। पूरा अखबार खत्म करते करते 3-4 कप तो गटक ही लेते थे मोहन बाबू। दरअसल चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और ही है। अभी 2-3 पन्ने पलटे ही थे कि दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। लगता है लड़के वाले आ गए। मोहन बाबू फिर से बोल पड़े। अखबार सामने रखी मेज पर रख खुद दरवाजा खोलने उठ गए। अरे लक्ष्मी, एक कप अंदर ले जाओ और पायल को भी तैयार होने को बोलो। लक्ष्मी कप उठा रसोई में चली गई और मोहन बाबू दरवाजे की ओर। अरे नालायक, इतना देर करता है कोई नाश्ता लाने में? सुधरोगे नहीं तुम, दिन भर बस आवारा गर्दी करता रहता है। कम से कम आज तो घर पर रहो। घंटी छोटू ने बजाई थी। आते ही रोज की तरह पापा की डांट सुन सीधा अंदर रसोई में माँ के पास चला गया। ए लो माँ, नाश्ता और मिठाई। माँ, क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा मेरी ज़िंदगी में जब पापा मुझे बिना डांटे अपना दिन गुजारेंगे? रोज़ डांटते रहते हैं यार मुझे। तू भी तो वैसा ही है, कोई काम समय पर नहीं करता। सिर्फ नाश्ता लाने ही भेजी थी तुझे, सुबह अभी आया है। इतना समय कौन लगाता? अभी माँ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि छोटू बोल पड़ा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है आप तो अपने पति का ही पक्ष लोगी। चलो कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। ठीक है, जब फ्रेश हो के आ, मैं तेरे लिए पराठे बना देती हूँ। छोटू रसोई से निकलकर वॉशरूम की ओर चला गया और माँ पराठे बनाने लगी और मोहन बाबू फिर से अखबार की खबरों के बीच व्यस्त हो गए। मोहन बाबू अभी अखबार पढ़ने में व्यस्त हुए ही थे कि दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजी। दरवाज़ा खोलते ही मोहन बाबू ने देखा तो वो लड़के वाले थे। एक तो लड़के का बाप रोहन प्रसाद थे और दूसरे थे लड़के के मामा यानी उनके साले साहब विभूति नारायण। नमस्कार मोहन बाबू। दरवाजे पर खड़े रोहन बाबू ने मोहन बाबू का अभिवादन किया जो लगभग उन्हीं के उम्र के थे। जी नमस्कार नमस्कार। मोहन बाबू ने भी अभिवादन स्वीकारते हुए उनसे अंदर आने का आग्रह कर मेहमानों को गेस्ट रूम में बैठा खुद चाय पानी के इंतजाम में लग गए। अरे लक्ष्मी, चाय बनाई कि नहीं? हाँ बाबा, बना ली है, बस नाश्ता लगा रही हूँ। आप ना हड़बड़ाते बहुत हैं। मैं हड़बड़ाता हूँ? मेहमान वहाँ बैठे हैं, उन्हें चाय पानी दोगी कि नहीं? मोहन बाबू फिर से शुरू हो गए थे। अरे पापा, आप टेंशन बहुत लेते हो, आप जाओ,
मेहमानों के साथ बैठो, मैं चाय पानी नाश्ता जो कुछ भी है लेके आता हूँ। छोटू अपने पिता को शांत करते हुए बोला। ठीक है, जल्दी लेके आओ। इतना कह मोहन बाबू मेहमानों के पास जाने के लिए मुड़े ही थे कि लक्ष्मी बोल पड़ी, सिर्फ चाय नाश्ता ही करते रहोगे? इतना भी नहीं पता कि घर आए मेहमान को पानी दी जाती है? वो तो कम से कम लेके जाओ, सब मेरे सर पर ही आके तांडव करेंगे। फिर एक लोटा पानी मोहन बाबू को देते हुए उन्हें जाने का इशारा कर दी। इस बार मोहन बाबू हल्की सी मुस्कान ले गेस्ट रूम की ओर चले गए। अपने पिता के वहां से जाने के बाद छोटू तपाक से बोल पड़ा, अरे गजब, मौका मिलते ही चौका। वैसे तो पापा हमेशा हम लोगों की क्लास लेते रहते हैं और आज मौका मिला तो आप भी जमा के दिए। वाह माँ वाह। हाँ हाँ, बहुत हुई नौटंकी। अभी पकड़ो ट्रे और चाय नाश्ता पहुंचा के आओ। छोटू ट्रे ले सीधे गेस्ट रूम की ओर चला गया। गेस्ट रूम पहुंचते ही नमस्ते अंकल कह बीच में रखी टेबल पर ट्रे रख सभी को चाय और नाश्ता दे ही रहा था कि मोहन बाबू बोल पड़े, ये है मेरा बेटा आर्यन, प्यार से हम इसे छोटू कहते हैं। इसी साल 10वीं गया है। अच्छा, गुड लक बेटा, खूब मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छे नंबर से परीक्षा पास करो। रोहन बाबू ने छोटू से चाय लेते ही बोले, शुक्रिया अंकल। इतना कह छोटू वहाँ से चला गया। चाय नाश्ते के बाद अब बारी थी उस काम की जिसके लिए रोहन बाबू और विभूति जी आए हुए थे, मतलब लड़की देखने की बारी। जी अब जरा लड़की बुला लेते तो, विभूति जी आग्रह करते हुए बोले। हाँ हाँ जरूर, मोहन बाबू ने जवाब दिया। मैं अभी आया कह वहाँ से चले गए। अरे लक्ष्मी, पायल तैयार हुई कि नहीं? मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस 5 मिनट, लक्ष्मी जवाब दी। अच्छा ठीक है। 5 मिनट बाद पायल तैयार हो मेहमानों के पास पहुंची। जाते ही पायल ने सबको नमस्ते किया और फिर उनके बैठ जाओ कहने तक खड़ी रही। जैसे ही बैठने को कहा गया, सामने रखी कुर्सी जो विशेष उसी के लिए लगाई गई थी पर बैठ गई। अब बारी थी सबसे मज़ेदार सेशन की, सवाल जवाब की पारी, या यूँ कह ले साक्षात्कार, जिसको पास कर लड़की आए हुए मेहमानों के घर की बहू बन सकती थी। क्या नाम है आपका? प्रश्नों की शुरुआत नाम से की गई। पायल शर्मा। पिताजी का? मोहनलाल शर्मा। माताजी का? लक्ष्मी देवी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? जी हम लोग 2 भाई बहन हैं। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई? जी मैंने कानून की पढ़ाई की है, LLB। इन सब औपचारिक सवालों के बाद अब उन सवालों की बारी थी जिसका ताना हर घरवाले अपनी बेटी को देते हैं। खाना बनाना सीख ले, नहीं तो ससुराल में सास 4 बातें रोज सुनाएगी। खाना बनाने जानती हैं? इस बार विभूति जी ने पूछा। जी हाँ, बना लेती हूँ। क्या क्या बना लेती हैं? चावल दाल रोटी सब्जी, इन सब चीज़ों के अलावा और भी बहुत कुछ बना लेती हूँ। बहुत अच्छा, लड़कियों को तो रोज़मर्रा की चीज़ों को बनाना आना ही चाहिए। माफ़ कीजिएगा साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी खाना बनाना सीखना चाहिए। खाना सिर्फ लड़कियाँ ही बनाएं ये मैं नहीं मानता। न जाने कब कौन बीमार पड़ जाए तब क्या होगा। मोहन बाबू बीच में ही बोल पड़े थे। हम विभूति जी ने हामी भरते हुए एक और सवाल पूछ लिया। अच्छा ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मसाले के साथ बनाओ तो भी अच्छी लगती है, बिना मसालों के बनाओ तो भी अच्छी लगती है? कुछ देर सोचने के बाद पायल बोली, नहीं पता, और हंसने लगी। उसकी हंसी देख बाकी सब भी हंसने लगे। पालक। पालक को कभी भी बना के देखना, ये मसालों के साथ भी और बिना मसालों के भी अच्छी लगेगी। विभूति जी जवाब दे फिर से हंसने लगे। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ, विभूति जी ने पायल से कहा। दरअसल उन्हें पायल पसंद आ गई थी, इसलिए उससे ज़्यादा सवाल किए बगैर सीधे मोहन बाबू से बात करना बेहतर समझा। जी वहीं पायल सभी को प्रणाम कर कमरे से बाहर गई। रोहन बाबू बात छेड़ते हुए बोल पड़े। जी मोहन बाबू, आपकी लड़की तो मुझे जच गई, अब आप बताइए कब आ रहे हैं लड़का देखने? अजी इसमें लड़का क्या देखना, अच्छा ही होगा, अच्छा कमा खा रहा है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है तो अच्छा ही होगा। मोहन बाबू हल्की मुस्कान लिए सारी बातें कह रहे थे। अब दरअसल बात यह थी कि मोहन बाबू के साले साहब लड़के को देख चुके थे और उन्होंने ही मोहन बाबू से कहा था कि मेरे दोस्त की शादी में मैंने एक लड़का देखा है। पता लगा के देखा तो पता चला लड़का अच्छी कंपनी में काम करता है, अच्छा कमाता है और अच्छे शहर में अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। और उससे भी अच्छी बात तो ये है कि लड़का हमारी बिरादरी का ही है। अब अगर उससे हमारी पायल की शादी हो गई तो समझो सारी समस्याएं दूर। इसलिए मोहन बाबू ने बिना लड़कियों को देखे हामी भर रहे थे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आपको भी हमारे घर आना ही पड़ेगा, कल परसों तक में आइए। लड़का तो अभी घर पर नहीं है, कम से कम हमारा घर द्वार ही देख लीजिएगा, रोहन बाबू ने कहा। और हाँ, अगर लड़का देखने की इच्छा है तो 1 महीने बाद मेरा लड़का छुट्टी में घर आ रहा है, उस वक्त आप उसे देख लीजिएगा। रोहन बाबू अपनी
बात पूरी कर मोहन बाबू के जवाब का इंतजार करने लगे। हाँ जरूर जरूर, आपको खबर कर दूंगा जिस दिन भी आऊँगा, मोहन बाबू ने जवाब दिया। बातें करते करते अब वक्त भी दोपहर के खाने का हो ही गया था। उधर लक्ष्मी भी रसोई में खाना तैयार कर बस मोहन बाबू के कहने का इंतजार कर रही थी। और तभी मोहन बाबू आए और कहने लगे, लक्ष्मी सब तैयार है ना, चलो चलो खाना लगाओ। खाना खाने के बाद कुछ देर विश्राम कर मोहन बाबू को अपने घर आने का निमंत्रण दे विभूति जी के साथ वहां से विदा ले अपने घर निकल पड़े। जे वहीं मोहन बाबू मेहमानों को बाहर छोड़ अंदर आए, लक्ष्मी फौरन उसके पास पहुंच पूछने लगी, क्या कहा मेहमानों ने, पायल पसंद है ना उन्हें? इससे पहले कि लक्ष्मी और सवाल पूछती मोहन बाबू बोल पड़े, हाँ उन्हें पायल पसंद है और जल्द से जल्द अपने घर आने का न्योता भी दे गए हैं। तो चले जाइए कल, नहीं परसों जाइए, परसों एकादशी है, शुभ रहेगा। वैसे भी शुभ काम के लिए जाना है आपको। लक्ष्मी थोड़ी उतावली हो मोहन बाबू को लड़के के घर जाने के लिए राजी करने लगी। अच्छा देखता हूँ दिनेश को फ़ोन करके। मोहन बाबू अपने जेब से फ़ोन निकाल अपने साले दिनेश को कॉल करने लगे। रिंग जा रही थी, दूसरी रिंग पूरी होने वाली ही थी कि दिनेश ने कॉल रिसीव कर लिया। हाँ जीजा जी प्रणाम, फ़ोन से आवाज़ आई। चूँकि मोहन बाबू ने फ़ोन लाउड स्पीकर पे रखा था तो दिनेश की आवाज़ लक्ष्मी भी साफ साफ सुन सकती थी। हाँ खुश रहो, और हाल समाचार सब ठीक है जीजा जी, अपना बताइए। लड़के वाले क्या कह के गए? उन्हें पायल पसंद है और परसों बुलाए भी हैं हम लोगों को। तो वही पूछ रहे थे कि परसों फुर्सत में हो ना, क्योंकि आज किसी काम में व्यस्त होने के कारण दिनेश मोहन बाबू के घर नहीं आ पाया था। मगर हाँ बोला था जिस दिन लड़के के घर जाएंगे उस दिन जरूर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, दिनेश ने जवाब दिया। ठीक है तो फिर परसों सुबह आ जाना, नहीं तो कल शाम तक ही आ सको तो और बढ़िया है। पापा मम्मी अगली सुबह पायल खुशी से चिल्लाते हुए अपने माँ पापा के पास आई और अपने मोबाइल में कुछ दिखाते हुए बोली, ये देखिए, पता है ये क्या है? क्या है? मोहन बाबू बिना मोबाइल देखे पायल से पूछे। पापा मैं क्लैट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हूँ। क्लैट मतलब? इसे पास करने पर बेस्ट लॉ कॉलेज में जाने का रास्ता क्लियर होता है। पापा प्लीज़ मेरा एडमिशन करवा दो ना। कहाँ करवानी है? अभी काउंसलिंग बाकी है, काउंसलिंग के बाद ही कॉलेज का पता चलेगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊं जो बेंगलोर में है। और फीस कितनी है? ज़्यादा नहीं, बस 8.5 लाख। मैंने इंटरनेट से सारी जानकारियाँ जुटा ली हैं। हा 8.5 लाख रुपया, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा बेटा? कोई सस्ता वाला देखना। पापा ये कोई सामान है क्या सस्ता वाला देखो? लॉ का बेस्ट कॉलेज है तो कुछ और कर ले बेटा, इतनी फीस कहाँ से दे पाऊंगा? सुबह सुबह चहकती हुई जो चिड़िया खुशी खुशी खुशखबरी सुनाने आई थी वो अब उदास हो गई थी अपने पापा का जवाब सुन के। वैसे ऐसा नहीं था कि पायल को अपने परिवार की आय के बारे में पता नहीं था, मगर इच्छा तो इच्छा है और पायल की लॉ पढ़ने की इच्छा से कौन वाकिफ नहीं था। जब भी जहाँ भी मौका मिलता हो वहीं अपनी लॉ पढ़ने की इच्छा जग जाहिर जो कर देती थी। क्या पापा कुछ करो ना, इतना कह पायल मुँह लटकाए अपने कमरे की ओर चल पड़ी और मोहन बाबू स्कूल जाने की तैयारियों में जुट गए। जितनी आसानी से चेहरे पर सहज भाव रख वो पायल से अपनी बातें कह गए थे, असल में अंदर से वो उतने सहज थे नहीं। पिता जो है ऊपर से मर्द, अब माँ की तरह अपने भावनाओं को आसानी से थोड़ी न दिखा सकते थे। एक शिक्षक होने के नाते इच्छा मोहन बाबू की भी थी कि पायल अच्छे जगह से लॉ की पढ़ाई करे, लेकिन फीस सुन के ही उनके होश फाख्ता हो गए थे। आखिर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ही तो थे मोहन बाबू। उनके महीने की तनख्वाह आते ही ऐसे गायब हो जाते जिससे गधे के सर से सींग। बड़ी मुश्किल से हर महीने बचत कर बेटी की शादी और अन्य दूसरे खर्चे के लिए कुछ पैसे रखते थे मोहन बाबू। पर जैसे ही पायल ने कॉलेज की फीस बताई, मोहन बाबू के तो कान गर्म हो गए। और होते भी क्यों ना, अगर एडमिशन करवा दिए तो इतनी बड़ी रकम वाली फीस कॉलेज में देनी पड़ती, और दूसरी ओर पायल की शादी की चिंता। इसलिए बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रख उन्होंने पायल से कुछ और करने को कह दिए। लक्ष्मी टिफिन पैक कर दी, निकलने का समय हो गया मेरा। हाँ बस अभी लाई, लक्ष्मी ने रसोई से आवाज़ लगाई। ये लो अपना टिफिन। ठीक है मैं निकलता हूँ। मोहन बाबू लक्ष्मी से टिफिन ले स्कूल के लिए निकल गए और लक्ष्मी फिर से रसोई के काम में व्यस्त हो गई। स्कूल से लौट मोहन बाबू ने सबसे पहले दिनेश को फ़ोन किया। इस बार भी दिनेश ने दूसरी रिंग में ही कॉल रिसीव कर लिया। हाँ जीजा जी, आया नहीं? कल आऊँगा, सुबह थोड़ा काम में व्यस्त हो गया था इसलिए आज नहीं आ पाया। अच्छा ठीक है, लेकिन कल सुबह 7 बजे तक आ जाना। ठीक है जीजा जी, 7 बजे सुबह तक पहुंच जाऊंगा। दिनेश से बात कर फ़ोन जेब में रखने वाले ही थे कि उनको ख्याल आया लड़के वालों को तो उसने खबर दी ही नहीं।
तो फौरन रोहन बाबू को फ़ोन पर खबर कर दी कि कल हम लोग 2 व्यक्ति आपके घर आ रहे हैं, 1 कप चाय देना लक्ष्मी। फ़ोन को जेब में रखते हुए मोहन बाबू ने लक्ष्मी से 1 कप चाय की अर्जी लगा दी थी। अभी लाई, कह लक्ष्मी चाय लाने चली गई। लक्ष्मी मोहन बाबू को चाय दे रात्रि भोज की तैयारियों में जुट गई। मोहन बाबू चाय खत्म कर रात का खाना खाकर आज जल्दी ही सोने चले गए। अगले दिन सुबह के लगभग 7 बजे मोहन बाबू नहा के निकले ही थे कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। लक्ष्मी देखो कोई आया है, शायद दिनेश होगा। ज्यों ही लक्ष्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने दिनेश था। दिनेश अपनी दीदी के पैर छूते हुए बोला, जीजा जी तैयार हुए? अभी अभी नहा के निकले हैं, तुम बैठो मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। तभी मोहन बाबू भी तैयार होकर हॉल में ही आ गए। एक मेरे लिए भी। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं अभी चाय लेके आती हूँ। कितनी दूर है यहाँ से? लक्ष्मी के जाते ही मोहन बाबू ने दिनेश से पूछा। यही कोई 80-90 किलोमीटर होगी, दिनेश ने जवाब दिया। मतलब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। 10 बजे तक पहुँच ही जाएंगे ना हम लोग? हाँ, अगर चाय पी के निकल जाएं तो। दिनेश ने अपनी घड़ी में समय देखते हुए बोला। 10:30 बजे वो पहुँच गए रोहन बाबू के घर। दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाज़ा रोहन बाबू ने खोला। नमस्ते मोहन बाबू। नमस्ते नमस्ते, मोहन बाबू ने जवाब दिया। आइए हमारे गरीब खाने में, रोहन बाबू हंसते हुए बोले। रोहन बाबू ने भी अपने मेहमानों का आदर सत्कार ठीक वैसे ही किया जैसे उन्हें किया गया था। चाय पानी के बाद मोहन बाबू ने बात छेड़ते हुए कहा, अगर लड़के की फ़ोटो मिल जाती तो? हाँ हाँ ज़रूर, ये भी कोई पूछने की चीज़ है? ये रही फ़ोटो, आपके लिए ही रखी थी हमने, पुरानी है और अभी का कहिएगा तो व्हाट्सएप से भिजवा देंगे। और हाँ, अगर फ़ोटो से संतुष्टि ना हो तो अभी वीडियो कॉल कर राहुल से बात। अपनी बात पूरी किए बगैर रोहन बाबू ने अपने जेब से मोबाइल निकाल वीडियो कॉलिंग की मदद से राहुल को मोहन बाबू के सामने हाजिर करवा दिए। अब मोहन बाबू और राहुल के बीच बस स्क्रीन का फासला था। राहुल एक बड़े से कमरे में बैठा था, शायद ये उसका ऑफिस था। नमस्ते अंकल, कैसे हैं? राहुल ने पूछा। ठीक है बेटा, तुम बताओ कैसे हो? सवाल का जवाब देते हुए मोहन बाबू ने भी सवाल कर दिया। मैं भी ठीक हूँ अंकल। ऑफिस में ही हो क्या? हाँ अंकल, आजकल काम बहुत है, ऑफिस में रोज़ जल्दी आना पड़ता है और लेट तक रहना भी। अच्छा, ठीक है बेटा, ये लो पापा से बात करो। लड़के को देख मोहन बाबू बड़े खुश हो गए थे। बात करने में कितना शालीन और दिखने में भी शांत स्वभाव। ठीक है बेटा, बाद में बात करता हूँ। इतना कह रोहन बाबू ने फ़ोन कट कर दिया। हाँ तो कहिए कैसे लगा हमारा बेटा राहुल? रोहन बाबू ने मोहन बाबू से पूछा। जी सच कहूँ तो लड़का मुझे भी जच गया, अब बस शादी की बात कर लेते तो। मोहन बाबू की बात पूरी होती कि रोहन बाबू हल्की हंसी के साथ बोल पड़े। अरे ये भी हो ही जाएगा, शादी लंबे समय के लिए की जाती है मोहन बाबू, इसमें जल्दबाजी करने की कोई दरकार नहीं है। हम मोहन बाबू ने हामी भर दी। आइए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ जहाँ आपकी बेटी रहेगी। रोहन बाबू फिर से हंस पड़े। वो अपना घर और बगीचे दिखाने के बाद रोहन बाबू ने उन्हें दोपहर के खाने का आग्रह कर भोजन करवाया। खाने के बाद कुछ देर विश्राम कर रोहन बाबू ने विदा ले मोहन बाबू और दिनेश अपने घर की ओर निकल पड़े। दिनेश लड़के का फोटो लिए ना? मोहन बाबू ने पूछा। हाँ ले लिए, दिनेश ने जवाब दिया। शाम को घर पहुंचते ही लक्ष्मी, कैसा है लड़का? लड़का बहुत अच्छा है, ये लो लड़के का फोटो, विशेष आप लोगों के लिए मांग के लाया हूँ। दिनेश अपनी दीदी को फोटो देते हुए बोला। लड़के का घर और उनके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, सभी बड़े शांत और शालीन स्वभाव के हैं। इस बार मोहन बाबू ने कहा, छोटू जरा पानी लाना। मोहन बाबू ने छोटू को आवाज़ लगाई। चूँकि उनकी बीवी इस वक्त अपने भाई के साथ बातें करने में व्यस्त हो गई थी। पायल दिखाई नहीं पड़ रही है, दिनेश ने अपनी दीदी से पूछा। वो अपने कमरे में होगी, जवाब दे लक्ष्मी ने पायल को आवाज़ लगाई। पायल? हाँ माँ। पायल ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई। यहाँ आ जरा, मामा बुला रहे हैं। आती हूँ। छोटू, इस बार मोहन बाबू थोड़ा जोर से चिल्लाए। एकदम बिगड़ गया है ये लड़का, कोई भी बात कहो अनसुना कर देता है। ये लीजिए पानी। छोटू पानी का गिलास देते हुए बोला। एक बार में सुनते क्यों नहीं हो? कोई बात, दिमाग काम नहीं करता है क्या तुम्हारा? पानी भर के लाने में लेट हो गया, किचन में पानी खत्म है, छोटू दबी आवाज़ में बोला। आज शाम ढलते ढलते एक बार फिर हमेशा की तरह पापा की डांट मिल ही गई थी उसे। बेचारा छोटू अपना पक्ष रख मुंह लटकाए अपने कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी माँ बोल पड़ी। अरे छोटू, ये देख पायल के लिए लड़के का फोटो आया है, बता कैसा है? अरे माँ करवा दो ना जो भी है और भगाओ उसको यहाँ से, बस लंगड़ा लूला ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा, बाकी सब चलेगा उसको। इसमें देखना क्या है?
इतना कह छोटू अपनी बहन को चिढ़ाते हुए बोला, जो अभी अभी माँ के बुलाने पे आई थी और बिना फोटो देखे अपने कमरे में चला गया है। बड़ा आया है, सब चलेगा। और माँ तू उसको क्या दिखा रही है? मुझे शादी करनी है या उसको? पायल अपने माँ के हाथों से फोटो लेते हुए बोली। लड़का कैसा है? अच्छा ही है माँ, बुरा नहीं है। पायल फोटो देखते ही बोली। तभी पास बैठे उसके मामा जी ने पूछ ही लिया, तो फिर बात आगे बढ़ाई जाए? हाँ हाँ जरूर, सेट वेट हो जाएगा तब देखा जाएगा क्या करना है। लड़का अच्छा है इसलिए हाँ कह दे रही हूँ। पायल ने भी मामा की बात में हामी भर दी। और जीजा जी आप क्या कहते हैं? घर में सभी को लड़का पसंद है ही, आपने भी लड़के से बात कर ही ली, उसके घर वाले भी अच्छे ही हैं और लड़के को तो मैंने सामने से देखा ही है। तो क्या कहते हैं, बात आगे बढ़ाई जाए? हम भी यही सोच रहे हैं। अब देखते हैं, रोहन बाबू से बात करके फिर आगे का कार्यक्रम बनाते हैं। मोहन बाबू ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तो मैं निकलता हूँ, नहीं तो जाते जाते रात हो जाएगी। दिनेश अपने घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अरे शाम तो अब खत्म होने को आई, रात यहीं रुक लेते। लक्ष्मी अपने भाई को बोली। अरे नहीं दीदी, कल सुबह मुझे कहीं और किसी जरूरी काम से निकलना है, जाते जाते रात हो जाएगी। लक्ष्मी ने कहा। अरे नहीं, ज़्यादा रात नहीं होगी, 7:30 बजे तक पहुंच ही जाऊंगा। और हाँ, कल जैसा होगा मुझे खबर करिएगा। और फिर दिनेश अपनी दीदी और जीजा से विदा ले अपने घर की ओर रवाना हो गया। अगली सुबह मोहन बाबू ने रोहन बाबू को कॉल कर बात आगे बढ़ाने की बात कही तो रोहन बाबू ने भी खुशी खुशी हामी भर दी और कभी भी आने का निमंत्रण दे दिया। हो रखते ही मोहन बाबू ने पंडित दिवाकर को फोन लगाकर शुभ दिन कौन सा है इस सप्ताह में पूछ आगे का कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए। पंडित दिवाकर ने भी कल का ही दिन शुभ बताया। अब मोहन बाबू ठहरे लड़की के बाप, शुभ दिन व्यर्थ में ना चला जाए इसलिए बिना देर किए कल ही जाने का निश्चय कर लिए, क्योंकि उन्हें लड़का और लड़के वाले दोनों जच गए थे और किसी भी हालत में वो यह रिश्ता छोड़ना नहीं चाहते थे। हेलो दिनेश, कहाँ हो? मोहन बाबू ने दिनेश को कॉल कर पूछा। जी जीजा जी, मैं तो बाहर हूँ, बताया था ना कुछ जरूरी काम था। अच्छा कब तक आओगे? शाम तक। ठीक है, तो लड़के वाले के यहाँ कल ही जाना है रिश्ता पक्का करने। पंडित जी को दिन दिखलाया तो कल का दिन ही शुभ बोले हैं, इसलिए कल ही जाने का सोचे हैं। ठीक है जीजा जी, आज आने में तो लेट होगी, इसलिए कल सुबह वही 6-7 बजे तक आ जाऊंगा। दिनेश से बात कर मोहन बाबू ने रोहन बाबू को खबर कर दी, कल हम लोग रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं। अगली सुबह दोनों जीजा साला रिश्ता पक्का करने निकल पड़े और शाम तक वापस ठीक उसी समय अपने घर वापस आ गए जैसे 2 दिन पहले लड़के का घर देख कर आए थे। दरवाजे की घंटी बजी। छोटू जाके दरवाज़ा खोलो, देखो कौन है। लक्ष्मी ने कहा। दीदी को बोलो मैं मैच छोड़कर नहीं जा सकता। छोटू मैच देखना जारी रखा। पापा होंगे? लक्ष्मी फिर से बोली। और अगर पापा होंगे तो पक्का डांट खाएगा तू, क्योंकि माँ सब्जी काट रही है और मैं कह दूंगी कि मैंने मेहंदी लगा ली है, इसलिए नहीं खोली दरवाज़ा। लेकिन तू क्या बोलेगा? पायल बोलकर हंसने लगी। घंटी फिर से बजी। इस बार लक्ष्मी खुद उठी और दरवाज़ा खोलने जाने लगी। तभी छोटू झट से उठा और दौड़कर दरवाज़ा खोलने चला गया। नालायक, इतनी देर लगती है दरवाज़ा खोलने में? कब से बाहर खड़ा हूँ। मोहन बाबू ने अपना अधूरा काम आखिरकार निपटा ही लिए, मतलब दिन भर में एक बार छोटू को डांटने की। छोटू भी अपनी खुराक ले फिर से मैच देखने में व्यस्त हो गया। अब उसे भी कहाँ फर्क पड़ता था, उनकी डांट का रोज की बात जो हो गई थी उसके लिए। मोहन बाबू हॉल में लगे सोफे पर शांत होकर बैठ गए। दीदी थोड़ा पानी लाओ तो, दिनेश ने कहा। सामने बैठी पायल जो मेहंदी लगाने में व्यस्त थी पापा के पास पहुंच बड़े प्यार से बोली, बात हो गई क्या पापा? मेरा वीजा लग गया क्या? मोहन बाबू पायल की बात सुनकर हंस पड़े। बोले बस समझो लग ही गई, अब तैयार हो जाओ और अपना सामान पैक कर लो, बहुत जल्द ही तेरी यहाँ से छुट्टी होने वाली है। ये लो पानी। लक्ष्मी ने दिनेश को पानी देते हुए पास लगी कुर्सी सरका कर बैठ गई। हाँ हाँ भगाओ उसको, सामान सब खाली करवाओ उसका, अब कमरा समझो मेरा। छोटू ने भी मौका देखकर चल रहे बादूनी दंगल में कूद पड़ा। तू चुप कर, लक्ष्मी ने छोटू को धीरे से डांटते हुए मोहन बाबू से बोली। तो क्या बात हुई? बात करने गए थे, बात पक्की हुई या नहीं? अब अपने यहाँ बात पक्की करने का मतलब लेन देन की बात करना, या सहज भाषा में कहे तो फिर दहेज की बात। लड़के वाले मनचाही मांग रखते हैं, लड़की वाले मान गए तो समझो रिश्ता पक्का, नहीं तो कहीं और देखिए। यूँ कहें कि ये एक तरह की खरीदारी है, वो भी अजीब किस्म की खरीदारी। इसमें लड़के को पहले लड़की पसंद आनी भी चाहिए और दहेज के रूप में मुँह मांगे उपहार भी, तभी रिश्ता पक्का होगा, नहीं तो ना। और ये दहेज उन्हें क्यों चाहिए आज तक रहस्य है,
किसी के लिए हो या ना हो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए तो रहस्य वाली ही बात है कि आखिर लड़के वालों को दहेज किस लिए दी जाती है और लड़के वाले किस मुंह से लेते हैं। लड़का अगर नौकरी वाला है तो फिर पूछो मत, तांडव करते फिरते हैं। लाखों रुपए नगद, मनचाही गाड़ी, हाथ के लिए ब्रांडेड घड़ी, इन सब चीज़ों के अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अब अगर लड़की के बाप ने हाँ कर दी तो समझो रिश्ता पक्का, नहीं तो नमस्ते। क्या हुआ बताइए ना, लक्ष्मी ने फिर से बड़ी उत्सुक होकर पूछी। मोहन बाबू शायद कुछ सोच रहे थे, तभी ज्यों ही लक्ष्मी की आवाज़ उनके कानों में पहुंची वो शुरू हो गए। हाँ हो गई ना बात पक्की, 8 लाख नगद और शादी का खर्च। अच्छा, लक्ष्मी कुछ बोलने वाली ही थी कि दिनेश बीच में बोल पड़ा। वो तो लड़के वाले 10 लाख नगद, 1-2 पहिए वाली गाड़ी और शादी का खर्च बोल रहे थे। काफ़ी मान मनौवल के बाद 8 लाख और शादी के खर्च में आए हैं। आप मुझे हल्के में ले रहे हैं पापा। दिनेश अपनी बात कहा अभी चुप ही हुआ था कि पायल बोल पड़ी थी। ना बेटी ना, आप बड़ी भारी पड़ने वाली हो। मोहन बाबू ने मजाकिया लहजे में पायल को बोले ही थे कि पायल फिर से बोल पड़ी और इस बार लहजा थोड़ा उग्र करते हुए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ पापा, 8 लाख तो दूर की बात, मैं एक चौनी ना दूंगी दहेज में किसी को अपनी शादी के लिए। एक तो पता नहीं इन लड़के वालों को पैसे देते क्यों हैं, किस बात के लिए। 8 लाख नगद और शादी का खर्च बाप का माल समझ के रखा है। मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी जहाँ रिश्ते के नहीं पैसे के भूखे रहते हो। बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा रिश्ता, और तो और ऐसे रिश्ते के लिहाज से बहुत कम डिमांड रखी है लड़के वालों ने। नहीं तो मोहन बाबू ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि पायल फिर से बोल पड़ी। क्या उनकी डिमांड कम है? क्या 8 लाख कम है? अभी मोहन बाबू कुछ बोलते कि पायल फिर से शुरू हो गई। अच्छा चलिए ये बताइए कि आपके पास कितना पैसा है अभी? तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा इंतजाम। पैसों का उसकी चिंता तुम छोड़ दो। इतना बोल मोहन बाबू ठीक से सांस भी नहीं ले पाए थे कि पायल फिर से बोल पड़ी। हाँ हाँ पता है आपका इंतजाम, कर्ज लेने के सिवाय और क्या करेंगे आप? क्या मुझे घर की आमदनी का पता नहीं या मुझे घर की बचत का पता नहीं? पायल को बीच में ही टोकते हुए मोहन बाबू बोल पड़े, ये क्या पागलों जैसी बातें करने लगी हो? यूँ तो कभी उन्होंने पायल से कभी ऐसी बात नहीं की थी, मगर आज थोड़ा बिगड़ते हुए बोल पड़े। पता भी है उन लोगों के बारे में, बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। दिनेश तुम ही बताओ इसको, कैसे लोग हैं वो? बात खत्म होते ही फिर से पायल बोल पड़ी, काहे का अच्छा और सुलझा हुआ मामा जी, जो लोग दूसरे की स्थिति खराब कर अपनी स्थिति सुधारते हों वो कतई अच्छे और सुलझे हुए नहीं हो सकते। अरे पायल अच्छे लोग हैं और लड़का भी पढ़ा लिखा है। आजकल शादी के खर्च के लिए तो पैसे लेते ही हैं सब, ये कोई नई बात नहीं है। इस बार दिनेश ने समझाने की कोशिश की, मगर पायल कहाँ सुनने वाली थी। वो तो अपने स्कूल कॉलेज में भी सामाजिक कुरीतियों और विसंगतियों के विरुद्ध खूब बोला करती थी और अपनी बात बड़ी तर्कपूर्ण तरीके से बेबाक होकर कहती थी। आज उन्हीं में से एक मुद्दा जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने से कभी चूकती नहीं थी उसके साथ घटने वाली थी, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। मामा अगर खर्च की बात है तो मिल के करते हैं, शादी तो अकेले लड़के की हो नहीं रही है, लड़के की भी हो रही है, तो सिर्फ लड़की वाले ही खर्च क्यों उठाएं? और तो और 8 लाख नगद एक क्यों दे? अभी 8 लाख नगद बोले हैं, फिर जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आएगी तो कहेंगे लड़की को जेवर देंगे तो हमें क्या, आपकी ही बेटी पहनेगी। लड़के को एक गाड़ी देंगे तो उससे हमको क्या, आपका ही दामाद घूमेगा। और ये बात हम समझ ही नहीं रहे हैं, सब लेते हैं कि दलील दे, हम समाज में इस समस्या को और बढ़ावा दे रहे हैं। मगर बिना दहेज के आजकल शादी करता ही कौन है? यहाँ तक कि जितने बड़े पोस्ट पर लड़के की नौकरी लगी हो उसी के हिसाब से दहेज की मांग है। आजकल तो अनपढ़ भी लाखों लिए बिना शादी नहीं करते। पायल के बीच में ही उसकी माँ बोल पड़ी, हाँ माँ यही तो दुर्भाग्य है हमारे समाज का। पढ़े लिखे लोग जिनके जिम्मे एक काम है कि समाज में फैली कुरीतियों, समस्याओं, विसंगतियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करें, वहीं इन समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं तो अपने मरते दम तक इन कुरीतियों के खिलाफ रहूँगी, चाहे कोई मेरे साथ रहे या ना रहे। कम से कम अपने हिस्से का निर्णय तो मैं खुद ही ले सकती हूँ। और रही बात बिना दहेज के शादी कौन करेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सब के विरुद्ध हैं। और अगर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला तो मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन दहेज कभी नहीं। तो बिन ब्याही रह जाओगी ज़िंदगी भर, क्योंकि आज के ज़माने में बिना दहेज के कोई शादी नहीं करने वाला तुमसे। लक्ष्मी बोली, तो आपको क्या लगता है कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा? मैं नहीं रह पाऊँगी? एक तो पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियाँ बिना ब्याह के रह नहीं सकती।
अगर आपको ऐसा लगता है तो कान खोल के सुन लो माँ, लड़कियों से ज़्यादा ज़रूरत शादी करने की लड़के वालों की होती है, क्योंकि जिस दिन लड़कियों ने बगावत कर दी ना दहेज मांगने वालों के खिलाफ, तबाह हो जाएंगे उनके वंश। जब कोई लड़की उनके घर ब्याह करने को राजी नहीं होगी ना तो सारी अकड़ धरी की दरे रह जाएगी। पायल के विद्रोह के आगे सब चुप हो गए। अभी पायल के चुप होते ही हॉल में कुछ देर की शांति पसर गई। छोटू भी मैच छोड़ अब अपनी दीदी और पूरे परिवार के बीच हो रहे मैच को बड़े ध्यान से देख रहा था। तो कहो क्या किया जाए? मोहन बाबू ने पायल से पूछा। इसमें करना क्या है पापा, मना कर दीजिए। पायल की बात सुन मान से रहा नहीं गया और बीच में बोल पड़ी, पागल मत बन पायल, एक तो इतना अच्छा रिश्ता आया है और तू मना करने की बात कर रही है। मना करने का परिणाम पता है हमारी कितनी बेइज्जती होगी। आखिर लोग क्या कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो रिश्ता टूट गया। पायल बोली, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इस बात से पड़ेगा कि मुझे पालने वाले मेरे माँ बाबा क्या सोचते हैं मेरे बारे में। माँ, आप लोगों के सिवा और कोई मुझसे क्या कहते हैं और क्या कहेंगे, इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और ये रिश्ता लड़के वालों नहीं, हम लोग मना कर रहे हैं। मगर जब लोगों को ये पता चलेगा कि हम दहेज देने के खिलाफ हैं तो तेरे लिए रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। आखिरकार माँ का दर्द बाहर आ ही गया। जानती हूँ माँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके खिलाफ शुरुआत कहीं से तो करनी ही होगी, किसी और से नहीं तो मेरे से ही सही। क्या हर्ज है? मोहन बाबू और दिनेश के बाद अब लक्ष्मी भी अपनी बेटी के आगे आत्मसमर्पण कर चुप हो गई। सोफे पर बैठे मोहन बाबू अपनी गर्दन झुकाए कुछ सोचने में मसरूफ हो गए थे और सामने बैठे दिनेश अब बस मूक दर्शक बने पायल को ही देख रहे थे। पायल अपने पिता के पास गई और बड़े विनम्र से बोली, पापा, ऐसा नहीं है कि मैं शादी के खिलाफ हूँ, मगर दहेज का पुरजोर विरोध करती हूँ और ऐसे घर में तो हरगिज शादी नहीं करूँगी जिनके घर दहेज की मांग हो। पापा, जिन कुरीतियों के खिलाफ मैं आज तक बोलते आई हूँ, जिनसे समझौता ना करने की कसम खाई है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन कसमों को तोड़ दूं, अपने सिद्धांतों का गला घोट दहेज देकर शादी कर लूं? पापा, यही कारण है कि हमारा समाज आज तक नहीं बदला। बदलाव सब चाहते हैं मगर काम करना कोई नहीं। दहेज के खिलाफ सब बोलेंगे गलत है, रोज अखबार में दहेज से संबंधी खबरें पढ़ते रहेंगे, अफसोस भी करेंगे, मगर दहेज लेना कभी नहीं छोड़ेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात सब करेंगे, मगर जब बात अपने घर की आती है तो सारे टें बोल जाते हैं। पर मैं ऐसी नहीं हूँ पापा। आप जो पैसे मेरी शादी में खर्च करना चाहते हैं, उन पैसों से आप मेरा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दें। मैं अच्छे से पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। एक बार जो मैं आत्मनिर्भर हो गई तो फिर देखना मेरे लिए बिना दहेज वाले रिश्ते आपके पास आएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो समझो हर एक बाप दहेज देने की बजाय उन पैसों से अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और उन्हें इस काबिल बनाएंगे कि कोई लड़का उनसे दहेज मांगने की जरूरत ना कर सके। प्लीज़ पापा, प्लीज़। और वैसे भी ये मेरे लिए आया पहला रिश्ता ही है। कई लड़कियां तो 20-25 लड़कों को ऐसे ही छाड़ देती हैं, एक आध को तो मैं भी ना कर ही सकती हूँ। मोहन बाबू कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है बेटा, जाओ, तुम ही खुश रहो। रोहन बाबू को रिश्ते के लिए मैं मना कर देता हूँ। इतना सुनना था कि पायल अपने पापा से इस कदर लिपट गई मानो कोई जंग जीत गई हो। इस बार बेटी के मिलन में पायल को भी एक ख्याल ना रहा कि उसके हाथ की मेहंदी खराब हो गई और पापा की कमीज भी। मगर मोहन बाबू अपनी बेटी की समाज के प्रति समर्पण को देख गदगद हो गए और उसके अंदर के जज्बे को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मान गए, वरना वो कहाँ मानने वालों में से थे। हाँ हाँ ठीक है, मना तो करने दे पहले। और फिर मोहन बाबू ने रोहन बाबू को फ़ोन किया और पायल के रिश्ते को मना कर दिए। कुछ देर पहले विद्रोह करने वाली लड़की फिर से किसी अबोध बच्ची की तरह चहकने लगी। अरे लक्ष्मी, चाय तो दो, और छोटू आज का अखबार लाना जरा। मोहन बाबू ने कहा। हाँ लाती हूँ। कहा लक्ष्मी कुछ अपने इसमें बुदबुदाती हुई रसोई की तरफ मुड़ी ही थी कि दिनेश खड़ा हो गया। अरे नहीं, मैं निकलता हूँ वरना देर हो जाएगी। और फिर दीदी और जीजा से विदा ले दिनेश अपने घर की ओर निकल लिया। अब फिर से घर का आलम पहले जैसा सामान्य हो गया था। मोहन बाबू ने पायल का एडमिशन एक अच्छे लॉ कॉलेज में करवा दिया। पायल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बेंगलुरु चली गई। लक्ष्मी चाय लेने रसोई में चली गई और मोहन बाबू को चाय मिलते ही वो चाय की चुस्कियों के साथ अखबार में फिर से डूब गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।